नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे। हिट पीसेस चैनल पर आपका स्वागत है और आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस बार हमको जिस प्रकार से समय मिला है, उम्मीद है कि बहुत से लोग अपने सपनों को साकार करेंगे और यूपीपीएससी का एक महत्वपूर्ण पद एसडीएम और डिप्टी एसपी निश्चित रूप से उस पद को प्राप्त भी करेंगे। उसी क्रम में आपके लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यूपी स्पेशल के 2 पेपर, जैसा कि पता है कि लास्ट ईयर ऐड किए गए पेपर 5 और पेपर 6, इन्हीं सब्जेक्टों के संबंध में कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं कि इन सब्जेक्टों को कैसे हम एक बेहतर रूप से और सिस्टमैटिक वे में कवर करें कि आने वाला जो एग्ज़ाम है 2024 का मेंस, उसमें हम निश्चित रूप से अच्छा मार्क प्राप्त कर सकें। अभी कुछ रिसेंटली मार्कशीट मैंने देखी, लगभग 65 से 70 के अराउंड मार्कशीट थी। उसमें मैंने जब नंबर का वेरिएशन देखा तो मैंने देखा पेपर 5 और 6 में जो ऐसे व्यक्ति जो इस बार एसडीएम और डिप्टी एसपी रैंक को प्राप्त किए हैं, वे लोग भी पेपर 5 में 100+ नंबर नहीं प्राप्त कर सके। किसी का 92 नंबर है तो किसी का 88 नंबर है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने ऐसी भी मार्कशीट देखी जहाँ पे मेरे को 68 नंबर भी दिखे, यानी कि 200 में 68 नंबर। और जीएस 6 में 102 नंबर या 112 नंबर, और यहाँ तक कि मुझे 126 नंबर भी दिखे। तो इतना नंबर वेरिएबल होना, इतने नंबर का अंतर आना, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेजेंट टाइम में जो सोर्स की कमी है, साथ ही साथ एक सही गाइडेंस का न मिलना भी इसमें दिखाई देता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कोई एक ऐसी बुक है मार्केट में कि जो इस सिलेबस को कवर करती है। तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसी कोई बुक ही नहीं है। तो हम कैसे कवर करें, आइए इस बिंदु पे हम विषयवार चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको यूपी स्पेशल के पेपर को कवर करना है, बहुत अच्छे से कवर करना है, तो आपके सिलेबस पे कमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि अभी मैं आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो इस बार आपके सिलेबस से नहीं थे, यानी उनका आपके सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं था। उन बिंदुओं को सिलेबस में उल्लेख ही नहीं किया गया था, फिर भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ सब्जेक्ट हम ऐसे भी दिखाएंगे अभी आपको, आप देखेंगे कि वो टॉपिक डायरेक्टली आपके सिलेबस से थे। तो क्या हमें सिलेबस में बंध कर तैयारी करना है या सिलेबस से बाहर जाके तैयारी करना है? और जो क्वेश्चन हमें सिलेबस से आ रहे हैं सर, उसको तो हम टैकल कर लेंगे, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हैं उसको हम कैसे अप्रोच करें, यानी हम अप्रोच पर बात करेंगे। और वो अप्रोच हमें कैसे मिलेगा? हमें PYQ मिलेगा। हालांकि अभी हमारे पास एक ही साल का पेपर उपलब्ध है, निश्चित रूप से एक साल के पेपर से ही हम बहुत कुछ सीख जाएंगे कि हमें कैसे क्या करना है। उसके बाद क्या करेंगे इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पेपर 5 के सिलेबस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि मैंने लिख दिया है कि जो 4 पार्ट है, इसमें स्टार्टिंग 1 2 3 4 ये हिस्ट्री से है। बाकी जो 5 नंबर पार्ट है वो सोसाइटी से है। 6 7 8 9 10 के जो पार्ट है वो राज्य व्यवस्था से हैं। बाकी कुछ पार्ट इसमें देखिए इंटरनल सिक्योरिटी से हैं, और कुछ टॉपिक इसमें मेनली करंट से है। यानी हमारे सामने एक ही ऐसा सिलेबस निकल के आता है कि हम पहले पेपर में आपको हिस्ट्री दिख जाता है, हमें सोसाइटी दिख जाता है, पॉलिटी दिख जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी दिख जाता है, और करंट कुछ इशूज़ हमको दिखते हैं। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें इकोनॉमी दिखता है, एग्रीकल्चर दिखता है, जोग्राफी दिखता है, इन्वायरमेंट दिखता है और साइंस दिखता है। ये मेनली पार्ट है जो कि हमें हमारे सिलेबस में कवर करना है। ठीक है, अगर हम सिलेबस को ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी आती हैं जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस को पुटअप करती है। जैसे मैं अगर इस बार के यूपी पीसीएस के पेपर की बात करूं तो मुझे पेपर बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला भी लगा, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस तो उसमें ऐसे दिखे जो डायरेक्टली सिलेबस से थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका सिलेबस में जिक्र ही नहीं किया गया है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, इसमें पेपर 5 में एक क्वेश्चन मेरे को दिखा, उसमें लिखा था कि
उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए, राज्य राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। आप सिलेबस देख लीजिएगा पेपर 5 का, आपको कहीं क्षेत्रीय दल का उल्लेख नहीं मिलेगा। आप पेपर सिलेबस देखिएगा, क्षेत्रीय दल आपको राजनीतिक दल मिलेगा, लेकिन क्षेत्रीय दल हमको नहीं मिला इसमें। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, आप देखिए इसमें एक पार्ट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि और आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल और राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये राजनीतिक दल में ही आपको क्षेत्रीय दल चीज़ें वगैरह पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें कहीं अलग से उसका उल्लेख नहीं किया गया है, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, पूरे सिलेबस को मैंने नज़र दिखा दौड़ाई, हमको क्षेत्रीय दल टॉपिक इसमें कहीं नहीं दिखा। वो यानी ऐसे टॉपिक जो सब टाइप भी हैं उनको भी हमको गौर से करना होगा, समझना होगा क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। फिर एक क्वेश्चंस मेरे को इसमें दिखा कि उसमें ये इंपॉर्टेंट ये था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या है। अब इसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना पूछा है, यानी निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को लिखना बहुत आसान था। ये क्वेश्चन ऐसे था जो कि इनडायरेक्ट वे में था, लेकिन इसको लिखना बहुत आसान था कि कनेक्टिविटी को आप कर सकते हैं, साथ ही साथ अभी दिखा सकते हैं कि कनेक्टिविटी जब अच्छी होगी तो डेफिनेटली हमारा जो ट्रेड है वो डेफिनेटली उसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था उसमें थोड़ा हमारी कमी आएगी। साथ ही जो पोर्टेशंस का जो काम है वो भी हमारे लिए सरलता होगी। हमारा जो ट्रेड बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो हमारा क्या कहते हैं जीडीपी ग्रोथ है उसमें इंक्रीजमेंट आएगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप बना के लिख सकते थे। यहाँ क्वेश्चंस आप बना के लिख सकते थे, यहाँ कोई टफ वाली बात नहीं आप कुछ भी लिख सकते थे, बाकी सिलेबस से थे। बाकी एक क्वेश्चन तो आपको मैं और दिखाता हूँ, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है। ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने निश्चित रूप से करंट पे कमांड बनाई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेबस में तो है नहीं, ऐसा कुछ सिलेबस में है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आप सिलेबस देखिए। उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं लिखी है ना, उसी मुद्दे में इसने पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की योजनाएं लिखा है ना, जल शक्ति मिशन, अन्य केंद्रीय योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, ये भी पूछ सकता है यहाँ से। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे गए हैं वहां से क्वेश्चन से बन रहे हैं। जैसे देखिए लिखा गया है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, फिर देखिए लिखा गया है संगठित अपराध। क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर फेथ में? आइए हम देखते हैं क्या पूछे गए हैं। निश्चित रूप से पूछे गए हैं क्वेश्चन यहाँ से। देखिए आप यहाँ पे ये संगठित अपराध को रोकने के लिए क्या उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका वर्णन कीजिए। अब संगठित अपराध में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की इसने भूमिका पूछ ली। फिर इसने देखिए पूछा, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मुद्दे और संभावनाएं। ठीक है, अब देखिए पर्यटन मुद्दे और संभावनाएं, ये देखिए सिलेबस 5 में है। ठीक है, देखिए पर्यटन से क्वेश्चन पूछा है उसने, अच्छा पूछा है, दिखाता हूं मैं। प्रदेश में पर्यटन की बेहतर संभावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। देखिए सीमावर्ती सुरक्षा चुनौतियां पूछ लिया, फिर पर्यटन की बेहतर संभावनाएं, और आपको मैंने दिखाया सिलेबस में पर्यटन की भी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां पूछा है इसने, सीमावर्ती भी देखिए इसमें दिया गया है। सिलेबस में आप ध्यान से देखेंगे सीमावर्ती भी आपको दिख जाएगा। देखिए सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां। ठीक है, तो यानी कहने का सेंस है ऐसे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं जहां पे हमको देख रहे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, आपको दिखाता हूं। उत्तर 11 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसका प्रभाव। अब भूमि सुधार इसका प्रभाव, क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया है? निश्चित रूप से पेपर 5 में क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन पूछा, उसने घुमाया भी नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली पूछा उससे कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। भूमि सुधार से भूमिहीन किस मजदूरों कैसे लाभान्वित हुए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, अगर आप इकोनॉमी भी सही पढ़े हैं तो वहाँ से कर लेते हैं आप। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर आपने पढ़ा है तभी कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं पढ़े फिर भी कर ले जाएंगे, जैसे पर्यटन वगैरह हुआ, भूमि सुधार वगैरह हुआ, महाधिवक्ता वगैरह हुआ, जो भी चीज़ें हैं इनको आप आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं कि वो समझ में नहीं आते क्या क्वेश्चन पूछा है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन उसने पूछा है कि, दिखाता हूँ मैं, देखिए एक क्वेश्चन उसने पूछा है, आप सोचोगे कि क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। जैसे उसने पूछा है, लखनऊ से पूछा था कुछ मौसम विज्ञान करके, एक सेकंड दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के महत्व को रेखांकित करें। अब लखनऊ के महत्व को रेखांकित करें मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में। क्या मैं देखूं क्या पेपर 6 जो है, क्या उसमें क्या ऐसा कुछ मौसम पूर्वानुमान वगैरह लिखा हुआ है? तो हम अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें देखिए दिखता है
19 नंबर टॉपिक, उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे। दिख रहा है आपको सर? निश्चित रूप से दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा है ना आपको? और दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यानी कि अभी ऐसा आप देखते जाइए, सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिए जाइए, ध्यान से देखेंगे आप। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास से खनिजों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। अब बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास, अब देखिए खनिज वाला का ना पूछा है, सिक्स में पूछा है ना, अभी दिखाता हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन और अधोसंरचना, तो यहाँ टॉपिक से उसको रिलेट करके उसने पूछ लिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सिलेबस देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था और राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधनों का महत्व, ठीक है। यानी जो आपका बजट आएगा उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि जो बजट है उसमें बुनियादी ढांचे के लिए क्या किया गया है। क्या देखिए मैं क्या बजट से क्वेश्चन पूछा है, बुनियादी ढांचा वगैरह पूछ रहा है कि नहीं पूछा, सिर्फ दे दिया है सिलेबस में। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। यानी कहने का सेंस है कि उत्तर प्रदेश जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, ठीक है, क्या प्रोविज़न किया गया उसके उसमें। तो ये पूछा क्वेश्चन नहीं, आपको ऐसे कम से कम मैं 7-10 क्वेश्चन दिखा चुका। ऐसे अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखें और उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखिए, तो आप देखेंगे जो सिलेबस है लगभग 70 से 80% डायरेक्टली क्वेश्चन सिलेबस से आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हिडन चीज़ें पूछ ले रहा है जहाँ पे हमारा, अगर हमने सही से नहीं पढ़ा तो हमारा बिल्कुल पेपर नहीं बन पाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप पढ़े हैं तो पढ़ें, क्योंकि सिलेबस से डायरेक्टली है नहीं। आपको ऐसे में 5 से 6 क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है। डाटा सेंटर नीति पूछ रहा है 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है। आप सोचेंगे ये तो बहुत पुराना करंट है सर, ये क्यों पूछ लिया। तो आपको जानकारी के लिए बताऊं, ये डाटा सेंटर नीति में क्या हुआ, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट को मंजूरी दी गई मंत्रिमंडल के द्वारा। उसमें ये कहा गया कि 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट क्षमता के कम से कम 8 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क से स्थापना का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी की गई जो कि बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस थी, और उसमें जो डाटा सेंटर नीति थी उसको क्या किया था, उसने थोड़ा मजबूती प्रदान की थी, ताकि जो उसमें कमियां रह गई थी उसमें कुछ रिफॉर्म किया गया था। इसलिए इसने क्वेश्चन आज पूछा था, तो बहुत वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है। अभी डाटा सेंटर नीति पूछा है ना, तो ये क्या डाटा सेंटर नीति ही पूछेगा नहीं, ये उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति ही पूछ सकता है, क्योंकि वो 5 साल के लिए आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति पूछ सकता है, क्योंकि 2021 से 2030 तक के लिए है। उत्तर प्रदेश की जैव नीति पूछ सकता है, 2022 में वो भी आई थी, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को पकड़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। भाई एक जगह से पूछा, ऐसा तो नहीं कि वो आगे नहीं पूछेगा, वो डेफिनेटली आगे भी पूछेगा, ठीक है। अब देखिए, वो उत्तर प्रदेश की टाउनशिप नीति पूछ सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रसंस्करण नीति पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति पूछ सकता है, क्योंकि 2022 में वो भी आई थी। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा नीति पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश की वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक नीति पूछ सकता है। तो ऐसी बहुत सी नीतियाँ वो डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। उसके पूछने में कोई वो नहीं है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको एक चीज़ मिल गई यहाँ पे। अब जो चीज़ मैंने बताया, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इस तरह से है, आपको समझ में आ रहा है ना। अब जैसे इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना प्रकाश डालिए, तो ई डिस्ट्रिक्ट भाई बहुत न्यूज में थी, आपने अगर क्रॉनिकल पढ़ा रहा होगा तो ई डिस्ट्रिक्ट उसमें कई बार आया था, तो डेफिनेटली चर्चे में थी। अब यहाँ पे अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो STF है इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है, तो आपको STF बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उसमें जो चीज़ें काम करती हैं, जो बॉडीज़ काम करती हैं स्पेशली, उनके बारे में थोड़ा डेप्थ जाके पढ़ना होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन इसने पूछ लिया, अब देखिए क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो पढ़ा होगा वही कर पाएगा। एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों को विश्लेषण कीजिए। भाई ऐसे बहुत से लोगों ने क्या कहते हैं काम किए हुए उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, तो उनके बारे में यानी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये लिखेगा नहीं, इसे दे दिया गया है कि महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में पढ़िए, तो आप उसको लगभग 35 से 40 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आपको लगभग 30 से 40 लाइन्स का अच्छा सा मालूम हो, उनका जन्म स्थान, वो स्पेशली क्या करते थे, किस क्षेत्र से किस चीज़ को, तो वहाँ पर बना के आप लिख ले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए, इसी प्रकार से देखिए आपको कुछ मैं और दिखाता हूँ। जैसे एक मिनट आज मैं देखिए क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखा था। अब इससे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूछा है, तो आपको जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है
इस पर अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना चाहिए। यमुना एक्सप्रेसवे है, आगरा वाला जो एक्सप्रेसवे है, तो ऐसे जो 5 6 7 एक्सप्रेसवे हैं जो स्पेशली उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट किए हुए हैं, उनको आपको चर्चा करना होगा, उन पे आपको एक शॉर्ट नोट्स निकालना होगा 3 से 4 लाइन का, ठीक है। सब पे निकाल लीजिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब इसे देखिए कुछ क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि दिखाता हूँ मैं। आपने जो क्वेश्चन देखा उसमें कुछ शब्द ऐसे आए थे जिन पे आपको काम करना होगा। अगर वो शब्द को आप नहीं समझेंगे तो आपके नंबर नहीं उठने वाले हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे देखिए शब्द क्या है, जैसे देखिए लास्ट में दिया गया है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए प्रकाश डालिए, वर्णन कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, पहचान कीजिए, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ठीक है। इन सब शब्द जो दिए गए टेल पार्ट बोलते हैं इनको समझिए। जैसे बहुत लोग को मैं पूछूं, अगर मैं किसी से पूछ लूँ कि विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, क्या एक ही चीज़ है, तो बहुत लोग को पता नहीं होगा कि विवेचना में क्या किया जाता है, व्याख्या में क्या किया जाता है। मैं कहूँ क्या व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, क्या एक ही चीज़ है। मैं कहूँ क्या मूल्यांकन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, एक ही चीज़ है। क्या आलोचना कीजिए, परीक्षण कीजिए, एक ही चीज़ है, तो नहीं, बिल्कुल सबका मतलब अलग अलग होता है। टेल पार्ट पूरे क्वेश्चंस के डायरेक्शन को ही चेंज कर देता है। अगर क्वेश्चन है विवेचना कीजिए, इसका मतलब ये होता है कि जो टॉपिक दिया गया है उस पर आपको बहुत ही विस्तार से लिखना है, और जो विभिन्न विचार दिए गए हैं, दृष्टिकोण दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करके अपना एक मत प्रकट करना है उस पर, ठीक है। उस पर आपको विचार करना है। को व्याख्या करने का मतलब होता है कि जो आपको पता है उसको विस्तार से बता दीजिए। वर्णन करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज को विस्तार से लिखिए ताकि जो उसका स्वरूप है वो भी स्पष्ट हो जाए। अगर आता है क्वेश्चन परीक्षण कीजिए, इसका मतलब ये है कि आप उस पहलू को उजागर कीजिए जो अभी लोगों को नहीं पता है। अगर किसी चीज का एग्जामाइन कर, परीक्षण का मतलब होता है एग्जामाइन करना, तो एग्जामाइन का मतलब होता है किसी चीज का परीक्षण करना, हिंदी होती है उसकी। तो आपको उसमें ऐसे पहलू को उजागर करना होता है जो लोगों को नहीं पता होता है। टिप्पणी करने का मतलब होता है, कोई भी कथन दिया गया किसी चीज को, उसका मूल्यांकन करना या परीक्षण करना। टिप्पणी करने का सेम ही होता है। तो ऐसे जो टेल पार्ट है इन पे आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको जैसे कि मार्केट में बहुत बुक्स हैं, कुछ बुक्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुक्स आपने डेफिनेटली देखी होगी। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि यूथ कंपटीशन ले लीजिए, तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, दृष्टि की आप ले लीजिए, दृष्टि की अच्छी है, पेपर 5 6। तो कुछ लोग बोलेंगे दृष्टि से अच्छी ध्येय की है, ध्येय की ले लीजिए। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं, घटना चक्र की ले लीजिए। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे नहीं, ओनली आईएएस का ले लीजिए। तो कुछ लोग स्पेशली लोग मिलेंगे, तो बहुत लोग ज़्यादा, तो मोस्टली लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप राकेश सरस्वत ले लीजिए। तो भाई राकेश सरस्वत, ओनली आईएएस, घटना चक्र, ध्येय आईएएस, दृष्टि, यूथ कंपटीशन, इतनी सारी बुकें हैं, तो हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी बुक अभी तक ऐसी नहीं बनी है जो यूपी पीसीएस के सिलेबस को कम्प्लीटली पूर्ण करती हो। अभी ने किसी व्यक्ति ने ऐसा कोर्स लॉन्च नहीं किया है जो यूपी स्पेशल के पेपर 5 6 को पूरी तरह से कवर करती हो। मेरे पास ये है, घटना चक्र की है, ओनली की है, राकेश सरस्वत की है, ध्येय की है, और मेरे दोस्त के पास दृष्टि की है, यूथ कंपटीशन की है। लेकिन आपको आपको जानकारी के लिए बताऊं, हम दोनों ही लोग इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये हो जाती है कि ये लोग अपने बुक्स पे बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिख तो देते हैं कि उत्तर प्रदेश कला संस्कृति वगैरह वगैरह जो भी लिख के, और फिर लिख देते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम को आधारित संपूर्ण पुस्तक, यानी कि पूरे सिलेबस को कवर करती है। फिर ये भी देखिए, ध्येय आईएएस सर जो कोचिंग है उन्होंने भी लिखा है कि ये मुख्य विशेषताएं दी हैं, और लास्ट में इन्होंने लिख दिया है कि नवीनतम आंकड़ों वगैरह जो भी करके कि ये पूरा कम्प्लीटली एक पैकेज है पेपर 5 6 के लिए। ठीक सेम वही ये भी कहते हैं कि ये जो बुक है ये पूरे सिलेबस को कवर करती है। और फिर वही राकेश सरस्वत जी भी वही लिखे हैं अपने सिलेबस में कि यूपीएससी के प्राइम पेपर के अंदाज के उपयोगी है, और ये पूर्ण रूप से पूरे सिलेबस को कवर करती है। देखिए लिखा गया है नए पाठ्यक्रम के अनुसार प्रारंभिक मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 5 6 को संपूर्ण कवरेज। हम लोग यही बुक का ऊपर और देख के ले लेते हैं कि संपूर्ण कवरेज लिखा होगा तो संपूर्ण कवरेज ही होगा, लेकिन जब जाके अंदर खंगालते हैं पता चलता है कि अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी डिमांड को पूरा ही नहीं किया जा रहा है। जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है। आपने 500 पेजेस की बुक पढ़ ली है,
और आप उसको लिखने की स्थिति में नहीं रहेंगे, ये मैं वादे दावे के साथ कह सकता हूँ। उत्तर प्रदेश डाटा नीति पूछ रहा है, या ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ जो लगभग देखा जाए तो ये स्टैटिक्स बन चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने बुक में इसको जगह ही नहीं दी है। तो हम कैसे मान लें कि इन लोग की जो बुक है वो बहुत ही बेहतर रूप से लिखी गई है। ऐसे में आपको बहुत से, जैसे इसमें क्वेश्चन देखिए दिया गया था, आपको दिखाऊं। इसने क्वेश्चन पूछा था सचिव की भूमिका पूछा था। एक सेकंड मैं दिखाता हूं आपको। सचिव की भूमिका, उत्तर प्रदेश प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का वर्णन कीजिए। पेपर 5 में पूछा था मुख्य सचिव की भूमिका। और आपको बताऊं मैं, कहीं भी मुख्य सचिव के बारे में नहीं लिखा गया पूरे सिलेबस में। दिखा दे रहा हूं मैं आपको। पेपर 5 पूरा देख लीजिए, आपको मुख्य सचिव के बारे में कहीं दिख जाए तो बताइएगा। देख लीजिए, इसी में देना चाहिए राज्य व्यवस्था में। देखिए कहीं लिखा गया है उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षक, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, उसका अधिकार क्षेत्र, विशेष राज्य मानदंड, राजाभास, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय स्वशासन, शहरी पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, भ्रष्टाचार निवारण तंत्र, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, लोकायुक्त, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना। आप बताइए कहीं सचिव का लिखा है? सचिव पूछ लिया, आपको जानकर हैरान होगी ये बुक इसको भी नहीं कवर की है। तो हम बुक का भंडार करके जितनी अधिक बुक होंगी उतनी ज़्यादा हम असफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, समझ लीजिएगा। तो आपको इन सब चीज़ों को बताने का मेरा मतलब क्या निकला? मेरा मतलब ये सीधा सा है कि भाई कोई बुक ऐसी नहीं बनी है जिसको आप लेंगे तो वो आपके सिलेबस को कवर करेगी, सिर्फ आपका सिलेबस पे समझ बना देगी। बाकी आपके सिलेबस में जो आपको लिखना है वो आपकी खुद थिंकिंग पे डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, आपके थिंकिंग पे ये जितनी बुक्स है ना, ये सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी दे देंगी, और वो भी पूर्ण रूप से कवर नहीं करती हैं सिलेबस को ये लोग। सिर्फ जो चीज़ें आप सारी ये जितनी बुक्स है ना, इसमें से आप कोई भी बुक्स ले लीजिए, सब में सेम चीज़ लिखी गई है, कोई भी चीज़ें इन लोगों ने अलग नहीं लिखा हुआ है, सब एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करके कैसे भी करके लिख दिए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी बुक नहीं इन्होंने नहीं लिखी है कि स्पेशली वो पढ़ने के बाद मुझे लगेगा कि हाँ यार इनका मैटर बहुत अच्छा है। सब सेम ही है। आप लेकर आएंगे तो आपको लगेगा ये पढ़ रहा हूँ तो आपको लगेगा कि मैं दो चीज़ें पढ़ रहा हूँ, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे बिल्कुल। तो मैं आपसे यही कहूँगा कोई भी एक बुक ले लीजिए। इसमें से आपको मैं कहूँगा कि राकेश सरस्वत बुक ले लीजिएगा। ये बुक थोड़ा अच्छी इसलिए मैं मान सकता हूँ क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें अपने तरफ से क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए इन्होंने अपने बुक से। तो डेफिनेटली उसको लिखने की आपकी शैली डेवलप हो जाएगी और फ़ायदे भी होगा। इसके बाद आप ये मत लीजिएगा ऑनलाइन, मुझे अच्छी नहीं लगी। उसके बाद फिर आप ये ले लीजिएगा, ठीक है, ये सामान्य विचारांक ले लीजिएगा। उसके बाद मैं कहूँगा कोई बुक मत लीजिए, फिर गूगल का सहारा लीजिए और जो चीज़ें न समझ में आए गूगल करिए, उसको लिखिए। अपने नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा करंट अपडेट कीजिए और हर क्वेश्चंस को सोचने की कोशिश कीजिए। त्यौहार वगैरह है तो सोचिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और बाकी प्रीलिम्स बेस पे इतना पढ़ते ही हैं कि आपकी तैयारी बेहतर रूप से हो सकती है, वहाँ पे आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि कैसे अगर लिखना होगा कैसे लिखेंगे। वैसे एक क्वेश्चन थोड़ा नया टाइप का जो दिखा रहा था मैं उसी पर डिस्कस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो हम इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, यह एक स्कीम चलाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, उसी पे क्वेश्चन इसने बनाया हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्टली है कि मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, कैसे टैकल करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली था तो इसको बहुत ही ज़्यादा घुमा के नहीं, डायरेक्टली हमको लिखना था। और जैसा कि फर्स्ट पार्ट है तो आपको इसमें ध्यान देना होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक होता है खंड आ में, उसको 125 शब्द सीमा में लिखना भी रहता है। यानी बहुत ज़्यादा आपने लिखा तो 140-50 शब्दों तक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो नंबर तो कुछ मिलने वाला है नहीं एक्स्ट्रा लिखने से, क्योंकि नंबर तो आपको उतने ही मिलेंगे जितने इसमें 8 मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ समय आपका कंज्यूम होगा और फिर टाइम लास्ट में क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको अगर लिखना होता तो कैसे लिखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो आप इसको इस प्रकार से लिखते कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिलेट्स अर्थात ज्वार, बाजरा, रागी, मडुआ इत्यादि की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना 2022-23 से 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रस्तावित है, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में क्रियान्वित की जाएगी, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में
मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देकर उत्पादकता में न केवल वृद्धि करना है बल्कि कृषकों की आय में वृद्धि कर आय असमानता को भी समाप्त करना है। ओके, इस कार्यक्रम के अब इसमें पूछा है ना कि विशेषताएं क्या हैं, तो इतना लिखने के बाद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब इसको कैसे देखिए मोड़ना है। इस कार्यक्रम के निम्न विशेषताओं के माध्यम से इसकी महत्ता का अनुमान हम लगा सकते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं हम देख सकते हैं। जैसे है कि विशेषताओं में पहली बात कि मिलेट्स की बीजों के मिनी किट कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। पॉइंट में लिखना है इसको, ठीक है। जो कि मिनी किट है उनके वितरण में लघु और सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ऐसा किया जाएगा तो निश्चित रूप से आप खुद सोच सकते हैं कि जो आय असमानता है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी, ठीक है। पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 में लिख सकते थे आप कि जो जन सामान्य हैं उनके आहार में जब मिलेट्स को उपभोग को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो संतुलित आहार है उसकी तरफ क्या होंगे, लोग अग्रसित होंगे। पॉइंट 3 हो गया। पॉइंट 4 में एक इंपॉर्टेंट बात लिख सकते थे कि जो महिला कृषक हैं उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। तो जब महिला कृषक में को वरीयता दी जाएगी तो निश्चित रूप से महिला का जो योगदान होगा कृषि क्षेत्र में बढ़ेगा। तो पॉइंट 4 हो गया। पॉइंट 5 लिख सकते थे कि मिलेट्स उत्पादों के लिए प्रसंस्करण, पैकिंग, सह विपणन केंद्र इत्यादि को स्थापित किया जाएगा। तो ऐसे 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट और थे जो कि आप 1 पॉइंट में बहुत ही शॉर्ट में लिख दिए। तो मैं बता रहा हूँ, बाकी इसको और शॉर्ट करके लिख सकते थे क्योंकि हमको 125 वर्ड्स में ही लिखना है तो बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करना है। इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का महत्व हम इस बात से लगा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया गया। साथ ही अगर हम ध्यान दें तो वहीं 2021-22 में कुल 10 लाख हेक्टेयर से अधिक मिलेट्स के फसलों का आच्छादन रहा। हालांकि ये जो आंकड़ा है ये 10 लाख से थोड़ा ज़्यादा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, शायद 11 लाख के समथिंग था, लेकिन मैं लगभग लिख दिया हूँ। तो ये है कि मेरे को एक आइडिया है कि 10 लाख समथिंग है। एग्जैक्ट डाटा नहीं लिखा था, बस एक आंकड़ा इसलिए दे रहा हूँ जिससे उनको ऐसा लगे कि मैं तथ्यात्मक रूप से भी चीज़ें प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। आच्छादित रहा। साथ ही वहीं इन फसलों की खेती कम उपजाऊ भूमि, शुष्क क्षेत्र या वर्षा आधारित क्षेत्र, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र अर्थात विपरीत मौसम में भी की जा सकती है। अतः उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम निश्चित रूप से इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई भी स्कीम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या जिस भी चीज़ में अगर आप कोई गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लिख रहे हैं तो याद रखिएगा कभी भी किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है, कि ये स्कीम में ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक लिखना है आपको। अगर इस तरह से आता है कि उत्तर प्रदेश जो पुनरुद्धार कार्यक्रम है इनकी मुख्य विशेषताओं को बताते हुए इस नीति के क्रियान्वयन में क्या समस्याएं हैं या फिर इन नीति को क्रियान्वित करने के लिए कोई एक बेहतर आप सुझाव दीजिए क्या कैसे हो सकता है, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन चेंज होगा। लेकिन जब कोई क्वेश्चन विशेषताएं वगैरह कुछ ही पूछ रहा है तो वहाँ आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। हालांकि इस जो नीति है इस कार्यक्रम में कुछ कमियाँ भी हैं, उन कमियों को आप तब लिखेंगे जब मूल्यांकन करने के लिए कहेगा, तो आप वहाँ पर आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं कि सरकार को इस दिशा में कार्य करे अगर, तो आप बेहतर रूप से रिजल्ट और मिलेंगे। तो उन चीज़ों को आप तब दिखाएंगे। हालांकि जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो वहाँ पे आपको फालतू भी अपनी ज्ञानबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से इस पेपर को टैकल करना है। तो इस पेपर को टैकल करने में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि पहली चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा सोर्स को नहीं एक साथ एकत्रित करना है। मैंने राकेश औसत बता दिया, साथ ही साथ घटना चक्र बता दिया कि उसको ले लीजिए जो क्वेश्चन फॉर्म में आती है। उसके बाद फिर गूगल वगैरह कर लीजिए, वहाँ से आप क्वेश्चन नोट्स करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपने सिलेबस पे ही स्टिक रहें, सिलेबस से बहुत ज़्यादा अलग जाने की कोशिश ना करें। सिलेबस से थोड़ा अलग जाने की ज़रूरत वहाँ पे होगी जहाँ आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख के खुद ही समझ जाएंगे। इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी तो होती ही है कि आप खुद समझ सकते हैं कि हमें किस लेवल में जाके तैयारी करनी है, किस लेवल में जाके अपने नोट्स को निकालना है, ठीक है। तो इस बार का पेपर हमने देख के अंदाज़ा लगा ही लिया। और अगर निश्चित रूप से अगर हम आप हमारी बात को समझ पाए होंगे तो मेरे कहने का सेंस यही है कि अभी तक कोई भी ऐसा टीचर, कोई भी ऐसी बुक्स इस मार्केट में अभी तक उपलब्ध नहीं है मेरी जानकारी में जो आपके पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करती हो, आपके समस्या को पूर्णता निदान करती हो। ऐसी कोई भी बुक अभी वर्तमान तक मार्केट में नहीं है, ठीक है। आपको 2-3 बुक से ही पढ़ के अच्छे से कंटेंट निकालना होगा। हालांकि 2-3 बुक्स आप जब पढ़ेंगे तो आपको सेम चीज़ें ही मिलेंगी, कुछ पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं।
कुछ पॉइंट्स नहीं मिलने से हम चलें एक कि जहाँ 2 की 4 बुक पढ़ें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक बुक गीता के रूप में आप राकेश सोसा सर की रख लीजिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस सिलेबस को किस डेप्थ में जाके कहाँ से पढ़ना है। बाकी कंप्लीटली चीज़ें कवर करने के लिए आपको गूगल करना ही पड़ेगा। विभिन्न मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको खंगालना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी टीचर, कोई भी ऐसा अभी यूट्यूब पे भी मेरे को नहीं दिखा जो बेहतर रूप से इस दिशा में कार्य कर रहा हो कि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हो। मुझे अभी ऐसा कोई नहीं दिखा, वरना मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करता कि वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं अपने नोट्स निकालूंगा, कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, कोशिश यही करूंगा कि आपको कुछ चीज़ें बता सकूं। हालांकि पूरा तो नहीं प्रोवाइड कर सकता मैं, क्योंकि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सबको अपने हिसाब से मेहनत करनी चाहिए, जिससे आप क्योंकि सबकी अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। निश्चित रूप से कुछ लोग हमसे बेहतर निकाल सकते हैं नोट्स, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो भी पहली बार हो तो वो उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई उनको आप ध्यान दीजिए, और यूपी स्पेशल के नोट्स को इस प्रकार से बेहतर रूप से निकाल सकते हैं। अभी ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप हिट पीसेस पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसको पूरा, और बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी होगा तो आप कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि यूपी स्पेशल के पेपर 5, 6 के जो मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करा सकूँ, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं कल आपको नए किसी टॉपिक के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय।